अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम ब्लड वेसल्स स्टार्ट करेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो खून, ब्लड की उर्दू में कह लो वो खून की नालियाँ या वो ट्यूब्स जिन्होंने ब्लड को लेकर जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? हार्ट से दूर लेके जाना है या हार्ट के करीब लेके आना है। ठीक हो गया? डिटेल से पढ़ लेते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। कहाँ पे लेके जा रही है? हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। हार्ट से दूर मतलब कि अगर ये हार्ट है, चले हम पिछली हार्ट की डायग्राम ही देखते हैं जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, अगरचे थोड़ी सी गंदी हो चुकी है क्योंकि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये देखें, ये हार्ट है। वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही हैं। दूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवे। अवे, ठीक हो गया? अवे कहते हैं ना दूर को। ठीक, तो अवे लेके जा रही हैं, उनको आर्टरीज़ कहते हैं। अब आपने इसको इस तरह याद रखना है, ए से आर्टरीज़ और ए से अवे, बस बात ख़त्म। ए से आर्टरीज़, ए से वे, सही हो गया? इस तरह आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ये देखें, मुझे आप खुद ही बताएं देख के कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जा रही हैं, दूर लेकर जा रही हैं। ये देखें, एक तो ये वाली ब्लड वेसल है, ये थी ना, इसको क्या कहा था हमने? पल्मोनरी आर्टरी। इसलिए तो मैंने इसको आर्टरी कहा था क्योंकि ए से आर्टरी, ए से अवे, ये अवे लेके जा रही थी, दूर लेके जा रही थी ब्लड को। किससे? पूरे हार्ट से। एक तो मैंने इसको आर्टरी कहा था, दूसरा मैंने इसको भी आर्टरी कहा था। ये जो एओर्टा है ये भी एक आर्टरी है, सही हो गया? क्यों? क्योंकि ये भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। ऐसे ही है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड इसमें डाला और इसने ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है, इसने मज़ीद दूर ले जाना है, सही हो गया? तो इसलिए इसको भी एओर्टा कहा है। तो एओर्टा वो आर्टरीज़ वो होती हैं, ए से आर्टरीज़, ए से अवे, ये बस आपने याद रखना है। आर्टरीज़ वो होती हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने, ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़। आगे हम दोनों डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम आर्टरीज़ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टरीज़ वो होती हैं, मैंने इसलिए रेड कलर का पकड़ा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना है। अब खुद ही सोचें, कौन सा ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है ना, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो ब्लड साफ़ है। और वो हार्ट से क्यों दूर जा रहा है? ताकि वो ब्लड हार्ट से दूर जाए और जाके जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी सेल्स हैं, उनको वो ब्लड दिया जाए। और उस ब्लड में से वो जो मेरे बॉडी के सेल्स हैं, ये मान लो मेरा एक बॉडी का सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, जो बॉडी के सेल्स हैं वो उस ब्लड को ले लें, वो जो साफ़ ब्लड है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उस ब्लड में जो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है उसको लेके इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया? तो ये मकसद है ब्लड का हार्ट से दूर जाने का। ठीक, अडल्ट्स के अंदर क्या होता है? ऑल आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरीज़ रेड कलर की होती हैं। रेड कलर का मतलब है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजनेटेड, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? बस एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी की। सारी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिवाय एक आर्टरी के। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में, स्कूल में आपके, कि कौन सी वो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं उठाती, कैरी नहीं करती। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सही हो गया? सिवाय एक आर्टरी के, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक आर्टरी के। कौन सी एक आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। इसी का वो बार बार पूछेंगे, क्यों? ये देखें, ये याद है आपको, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो पीछे से इधर की तरफ जा रही है। ये पल्मोनरी आर्टरी आपको ब्लू कलर की क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन मैं इसको आर्टरी कह रही हूँ क्योंकि आर्टरी की डेफिनेशन क्या थी? आर्टरी वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो ये भी तो दूर लेके जा रही है, हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही है, हार्ट से तो ब्लड दूर ही जा रहा है ना, इसलिए इसको आर्टरी कहते हैं। लेकिन ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तभी तो मुझे ब्लू नज़र आ रही है। इसके अंदर गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही हो गया? ये वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अभी पूरी बॉडी से आया है। अभी इस ब्लड को लंग्स के पास जाना है। लंग्स के पास जब ये ब्लड जाएगा, ब्लड इस लंग को लंग्स जो है वो इस ब्लड को साफ़ कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने आर्टरी का स्ट्रक्चर पढ़ लेना है। आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जी स्टूडेंट, ये मेरी आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी जो होती है ना, बड़ी थिक वॉल्ड होती है, बड़ी इसकी मोटी दीवार होती है। मतलब वैसे तो हम आर्टरीज हमेशा ऐसे बनाते हैं, याद है आपको? बस मैंने रेड कलर से आर्टरीज हमेशा बना देती थी ऐसे करके। और ये आर्टरी जो होती है ना, जो इसकी वॉल दीवार होती है ना, बड़ी मोटी होती है, बहुत थिक होती है।
ऐसे करके थिक वॉल्ड होती है ये। अब ये जो इसकी वॉल है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये इसकी वॉल मैंने सारी बनाई हुई है, इसी तरीके से आर्टरी की सारी वॉल मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ये ऐसे करके, और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो खाली जगह है यहाँ जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, ये वो जगह है, सही हो गया। मतलब ये वो जगह है, यहाँ पे सारा ब्लड फ्लो कर रहा है, रेड कलर का है ना, तो इसलिए मैंने रेड कलर का यहाँ पे सारा ब्लड बना दिया, यहाँ पे सारा ब्लड फ्लो कर रहा है, समझ आ रही है ना आपको। इसलिए मैंने ये ऐसे करके खाली जगह छोड़ दी, इस खाली जगह के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। अब जो आर्टरी की 3 वॉल्स हैं हम उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली जो आर्टरी की, वो सब आर्टरी की ना 3 लेयर्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है। ये सबसे वाली अंदर वाली लेयर है, देखें सबसे अंदर वाली लेयर, उससे बाहर वाली, और ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको कहते हैं इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है। इसी तरीके से इसमें देखें, ये भी सबसे अंदर वाली इनर लेयर है, ठीक है। और ये जो दरमियान वाली लेयर होती है इसको मिडल लेयर कहते हैं, सही हो गया। ये वाली जो है, ये दरमियान वाली, इसको ये वाली जो है ना, ये मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर है, सही हो गया। और ये वाली जो है, ये सबसे अंदर वाली, इसको इनर लेयर कहते हैं, ये वाली इनर लेयर है। इनर लेयर कौन सी है? ये वाली, ठीक। आपको और ये वाली जो है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर की तरफ है, तो इसलिए इसको आउटर लेयर कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इनर लेयर होती है ना, ये किस चीज़ में बनी हुई है आपको नज़र आ रहा है? ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, देखें एक सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, और ये सारे, ठीक है। और इस लेयर को एंडोथीलियम कहते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ है तो एंडो, अंदर की तरफ है तो एंडो अंदर की तरफ है तो इसको एंडो इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाली लेयर जो है इसको एंडोथीलियम कहते हैं। ये दरमियान वाली लेयर है मिडल लेयर जो होती है किस चीज़ से मिलके बनी होती है? मिडल लेयर बनी होती है, ये देखें, ये मैं सारा रेस कर दूँ, ये मिडल लेयर है, ये वाली सारी मिडल लेयर स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। ये जो ब्लैक वाले मैंने बनाए ना, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक। अब 3 तरह के मसल सेल्स होते हैं, आपको याद होगा। एक होते हैं स्केलेटल मसल, ये जो मेरे सारे स्किन के नीचे है ना, ये सारे स्केलेटल मसल हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से मूव करवा पा रही हूँ, ठीक। स्मूथ मसल वो होते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। और कार्डियक मसल वो होते हैं जो हार्ट में होते हैं, वो हमने हार्ट में पढ़े थे ना। हार्ट की मैंने जब आपको सारा स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हार्ट की वॉल के अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स हैं ये सारे, ठीक। स्मूथ मसल्स के अंदर आपको ये सारी मिडल लेयर है। मिडल लेयर के अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहे हैं? स्मूथ मसल्स नज़र आ रहे हैं, और आपको ये भी नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक। ये इलास्टिक फाइबर्स हैं जो मैंने छोटे छोटे ग्रीन बनाए हैं। तो मिडल लेयर किस चीज़ पे मुश्तमिल है? स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने याद करना है। और जो आउटर लेयर है ये आपको नज़र आ रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू पे मुश्तमिल होती है। आउटर लेयर किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक हो गया। तो ये आर्टरी, इस देखिए आपको नज़र आ रहा है कितनी थिक वॉल्ड है, ये कितनी मोटी वॉल है इसकी, सही हो गया। तो इस तरीके से आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है। अब आपकी बुक से पढ़ लेते हैं, बुक में क्या यही बात लिखी हुई है। जी स्टूडेंट वो कह रहे हैं द थिक वॉल ऑफ आर्टरीज की बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं। और ये कैसे बनी होती हैं? सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर जो मैंने रेड वाली बनाई है, ये सारी एंडोथीलियम है। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, ठीक है। जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल है और इलास्टिक टिश्यू पे मुश्तमिल है, ठीक हो गया। ये वाले ब्लैक वाले स्मूथ मसल्स हैं और ग्रीन वाले इलास्टिक टिश्यू हैं, सही हो गया। इलास्टिक टिश्यू जिन्होंने इलास्टिसिटी देनी है, जिसकी वजह से आर्टरी इलास्टिक है, आर्टरी में लचक है। जिस तरह रबर बैंड इलास्टिक होता है, जब आप उसको ऐसे करते हो तो ऐसे हो जाता है, और जब छोड़ते हो तो मतलब उसको खींचो तो बड़ा भी हो जाता है, और छोड़ो तो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आर्टरीज के अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, ठीक हो गया। और सबसे बाहरी वाली लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू पे मुश्तमिल है, बिल्कुल ये सबसे बाहरी वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू पे मुश्तमिल है। इस तरह आर्टरीज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। वो कहते हैं आर्टरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड इलास्टिक, क्योंकि चूँकि आर्टरीज़ के अंदर इलास्टिक टिश्यू है तो इलास्टिक तो होंगी, और दूसरा बड़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी वॉल्स तो हैं तो स्ट्रॉन्ग भी होंगी, मजबूत भी होंगी, ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये जो खाली जगह है, ये सारी खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। इस ब्लड फ्लो को ल्यूमन, इस खाली जगह को ल्यूमन कहते हैं, सही हो गया। ये इसको ल्यूमन कहते हैं, समझ आ रही है आपको। तो वो होलो मतलब खाली, वो होलो कैविटी, इंटरनल कैविटी मतलब अंदर की तरफ है ना, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसको ल्यूमन कहते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह कि ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है, अगर मैं इसको आर्टरी समझ लूँ तो ये आर्टरी की सारी वॉल होगी, ये सारी, सही हो गया। इसका ल्यूमन कौन सा है? जी स्टूडेंट, बिल्कुल इस तरह आर्टरी का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये आर्टरी की ये जो है ये सारी मोटी मोटी वॉल्स हैं,
ठीक हो गया। अब ये जो अंदर खाली जगह आपको नज़र आ रही है ना, खाली जगह, इस खाली जगह को ल्यूमन कहते हैं। ये वही खाली जगह मैंने बना के दिखाई हुई है, ठीक हो गया। ये खाली जगह ल्यूमन है और ये जो वॉल होगी, ये वॉल 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। सबसे अंदर की तरफ एंडोथीलियम होगी, फिर दरमियान वाली लेयर जो होगी वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू पे मुश्तमिल है, और सबसे बाई वाली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू पे मुश्तमिल होती है। इस तरह बिल्कुल आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने वही बात लिखी हुई है, वो होलो खाली इंटरनल कैविटी, अंदर वाली खाली जगह आर्टरीज़ के अंदर जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसको कहते हैं ल्यूमन, ठीक हो गया। वो ल्यूमन होता है। अब ये मैंने आपको काफ़ी बार ये लाइन समझाई हुई है, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको समझाना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था चूँकि आर्टरीज़ जो होती हैं, जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन है, मान लो ये लीवर है, लीवर भी एक ऑर्गन होता है। मान लो ये स्प्लीन है, स्प्लीन भी ऑर्गन है। मान लो ये स्टमक है, मान लो ये किडनी है, कोई भी ऑर्गन है, कोई हार्ट है, ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं ना। ऑर्गन्स क्या होते हैं बॉडी के, आपने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक हो गया। तो ये सारे कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, ठीक हो गया। ये ऑर्गन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आपको पता है किस चीज़ से? ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से मिलकर बनता है, ऐसे ही होता है ना। पहले सेल्स होते हैं, सेल्स ने मिलकर टिश्यूज़ बनाने हैं, ठीक, और टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाना होता है। तो ये ऑर्गन जो होगा, जाहिर सी बात है टिश्यू से मिलके बना होगा, तो हम इसके ये टिश्यू बना देते हैं, ठीक हो गया। ये टिश्यू किस चीज़ से मिलके बना होता है? सेल से। तो ये सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स ने मिलके टिश्यू बना दिया, और टिश्यू ने मिलके सारा ऑर्गन बना दिया। अब ये जो ऑर्गन, मान लो ये भी सारे टिश्यू पड़े हुए इस ऑर्गन के अंदर, ठीक। अब देखें, इसको मैं हटा देती हूँ, ये सारा मैं रेस कर देती हूँ, ठीक। अब ये मैंने आपको बताया कोई बॉडी ऑर्गन है, याद रखना है आपने। आर्टरी, एक आर्टरी, ये आर्टरी आ रही है, ठीक। इस आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसके अंदर सारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक। अब ये आर्टरी दरअसल इसकी वॉल बहुत मोटी होती है। जब इतनी मोटी वॉल वाली आर्टरी नहीं एंटर कर सकती ऑर्गन के अंदर, ठीक है, तो जैसे इसने ऑर्गन के अंदर एंटर हो रहा है ना, इस आर्टरी ने फ़ौरन डिवाइड हो जाना है छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर। अब मुझे आप बताएं, हमने पीछे डिटेल में बहुत बार पढ़ लिया आर्टरी की छोटी ब्रांचेस कौन सी होती हैं। ये आपका एक मेरी तरफ से छोटा सा टेस्ट है, ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। ये देखें, आर्टरी जब डिवाइड होती है तो आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिनको क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स कहते हैं, सही हो गया। और आर्टेरियोल्स की मज़ीद छोटी ब्रांचेस कैपिलरीज होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अभी देखें, आर्टरी जैसे ही ऑर्गन में एंटर हुई, इसने छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। ये छोटी छोटी ब्रांचेस कौन सी है? आर्टेरियोल्स, ठीक। और ख़ुद ये आर्टरी थी, सही हो गया। अब क्या हुआ, खुद ये आर्टरी थी और ये डिवाइड होगी आर्टेरियोल्स के अंदर। अब आर्टेरियोल ने जब आगे इन टिश्यूज़ के अंदर जाना है ना, ये टिश्यूज़ मज़ीद छोटे हैं, ये आर्टेरियोल्स अभी भी बड़ी हैं। इन आर्टेरियोल्स ने मज़ीद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड होना है, जिनको कैपिलरीज़ कहते हैं। तो ये मज़ीद कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड हो रही है, देखें ये कैपिलरीज़ हैं, ये मज़ीद छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो गई, ये मज़ीद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड होगी, ऐसे करके, ठीक हो गया। इसको हम कैपिलरी कहते हैं। अब इसको हम कैपिलरी कहते हैं, तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ये कैपिलरीज़ हैं, ठीक हो गया। है अभी भी इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, बस ये है कि जैसे ही उस ऑर्गन, ये ऑर्गन था ना, जैसे ही ऑर्गन के अंदर आर्टरी एंटर होगी, आर्टेरियोल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आर्टरी एक थिक वॉल्ड है, बहुत मोटी दीवार है इसकी, ठीक। फिर आर्टेरियोल ने मज़ीद जब टिश्यूज़ के अंदर जाना है, ये सारे टिश्यू है ना, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, तो टिश्यू के अंदर जब जाना है, उस आर्टेरियोल ने मज़ीद कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाना है। अब कैपिलरीज़ बड़ी पतली पतली हैं, बहुत पतली हैं। कैपिलरीज़ सिर्फ ये हैं, सिंगल लेयर पे मुश्तमिल है, बस इनके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम है, बस ये कैपिलरीज़ हैं। देखिए कितनी पतली पतली हैं। तो अब ये कैपिलरीज़ चूँकि इतनी पतली पतली हैं, यहाँ पे इनके सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम ऐसे करके लगी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ ऐसे करके एंडोथीलियम लगी हुई है, ठीक है। तो इनमें से आराम से इनके और इनके दरमियान में टिश्यूज़ का, चीज़ों का एक्सचेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आर्टरीज़ को कंप्लीट कर लें। जी स्टूडेंट्स, उन्हें वही बात लिखी है कि जब आर्टरीज़ बॉडी के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एंटर हुई थी, तो आर्टरी डिवाइड हो गई थी स्मॉलर वेसल्स के अंदर। उस स्मॉलर वेसल को हमने आर्टेरियोल कहा था, और वो आर्टेरियोल जब टिश्यू में जाती है, वो आर्टेरियोल जब टिश्यू में गई थी, तो उस टिश्यू के अंदर जाके वो मज़ीद कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड हो गई थी, वो मज़ीद कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड हो गई थी, ये बात उसने लिखी है। अब कैपिलरीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये अब हम कैपिलरीज़ को डिटेल में पढ़ना है। कैपिलरीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए ना, अब आपको ये वही चीज़ को अब मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, सेल्स, ये सारे एक ऑर्गन है, मैंने आपको बताया ऑर्गन टिश्यू से मिलके बना होता है, और टिश्यू सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये ऑर्गन देखें टिश्यू से मिलके बना हुआ है, ये टिश्यू के आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये पिंक पिंक वाले, ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड वेसल आती है वो आर्टरी होती है,
फिर जैसे ही वो ऑर्गन के अंदर एंटर होती है उस आर्टरी ने मज़ीद आर्टेरियोल के अंदर डिवाइड हो जाना है, और आर्टेरियोल ने मज़ीद जैसे उस टिश्यू के अंदर जाना है ना, ये टिश्यू है सारा, ये सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे होते हैं, तो इसने कैपिलरी के अंदर डिवाइड हो जाना है आर्टेरियोल ने। सही हो गया। अब ये हमारी कैपिलरीज़ हैं, इन कैपिलरीज़ को हमने डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं इस कैपिलरी का स्ट्रक्चर जूम करके बनाऊँ ना यहाँ पे, तो एक कैपिलरी ऐसे करके होती है, ऐसे करके, बस ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल है बस, ठीक। ऐसे करके सेल्स हैं तो सेल्स के न्यूक्लियाई भी होंगे, ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इन सेल्स को हम इस लेयर को हम एंडोथीलियम कहते हैं। बिल्कुल वही, कौन सी लेयर याद आ रहा है आपको, जो आर्टरी की सबसे अंदर वाली वॉल थी वो भी एंडोथीलियम थी ना, तो ये भी एंडोथीलियम है। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ है तो ये एंडोथीलियम है। बस ये कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है। अब खुद ही देखें कितनी पतली पतली दीवारें हैं, तो आराम से चीज़ें यहाँ से बाहर भी जा सकती हैं और इसके अंदर भी आ सकती हैं, ऐसे ही है ना। अब होता क्या है, एक बात आपने और समझ लेनी है, ये जो मेरे सेल्स हैं ना, इन सेल्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, ये मैं येलो कलर वाला बना रही हूँ, ये जो मैंने येलो वाला बना रही हूँ ना, सारा सेल्स के दरमियान में एक फ्लूइड है, ठीक हो गया। ये सारा कौन सा, येलो वाला, ठीक हो गया, ये येलो वाला। इस फ्लूइड को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये सारा टिश्यू है, ये मेरे सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं ना। यही तो हम चैप्टर नंबर 5 में बात पढ़ के आए 9th क्लास बायोलॉजी में। ये सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं, और ये जो येलो कलर वाला फ्लूइड है, इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझ लेनी है। जी स्टूडेंट्स, अब चीज़ों का एक्सचेंज कैसे होना है, देखिए मेरी जो कैपिलरीज आई है ना, इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीजन होती है, और ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी होगी, ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होंगे, ग्लूकोज होगी, अमाइनो एसिड होगी, सब कुछ होगा। अब ये कैपिलरीज में से चीज़ें निकलेंगी, ठीक, ऑक्सीजन निकलेगी, पूरा ब्लड नहीं निकलना कैपिलरीज के अंदर से, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कभी भी कैपिलरीज को छोड़ के नहीं जाता, ब्लड हमेशा कैपिलरीज के अंदर रहता है, कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। बस ब्लड के अंदर से क्या होगा, चीज़ें निकलेंगी, ऑक्सीजन, हल्का सा फ्लूइड निकलेगा, थोड़ा सा फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वाटर निकलेगा, ये समझ लें, हल्का सा। उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन होगा, उस फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज होगा, मतलब ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, फैटी अमाइनो एसिड्स होंगे, मतलब ऑक्सीजन होगा और न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक। अब ये निकल के सारे, मान लो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैं ऐसे करके बना रही हूँ छोटे छोटे से, ठीक है, और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकलेंगे और ये निकल के एक्चुअली कहाँ पे आ जाएंगे, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, ये येलो कलर वाला है, ठीक, ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, और फिर ये टिश्यू फ्लूइड से सेल्स के पास जाएंगे। सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने अच्छे से समझ लेनी है, ठीक हो गया। तो ये जो सारा मटेरियल है ये आपकी इस तरह करके कैपिलरीज के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। इन मटेरियल ने, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो मेरे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्होंने, ये जो मटेरियल है, इन्होंने यहाँ से पहले टिश्यू फ्लूइड की तरफ आना है, ये टिश्यू फ्लूइड में आगे अब टिश्यू फ्लूइड से इन्होंने इन सेल्स के अंदर जाना है। सेल्स ने क्या किया, सेल्स बड़े खुश हो गए, ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज आ गई, वाह मज़े हो गए। अब जो सेल्स है ना, उनके इन सेल्स ने अब उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ दिया, एटीपी बना दी और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। ये तो आपको पता ही है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स ने उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना लेनी है, और क्या बना देना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देनी है, ठीक, ये इस तरह। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है, सेल्स कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सेल्स ने इस वेस्ट गैस को इस कहाँ पे डाल देना है, इसके अंदर डाल देना है, दोबारा उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर डाल देना है, वही टिश्यू फ्लूइड, ठीक। अब वो टिश्यू फ्लूइड जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और सेल ने अपना जो थोड़ा बहुत और वेस्ट मटेरियल था वो भी इसके अंदर डाल दिया, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर डाल दिया, ये जो येलो वाला टिश्यू फ्लूइड है। अब ये सारा वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल ने दोबारा क्या करना है, इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाना है। अब चूँकि, ठीक है, अब चूँकि वो जो ब्लड वेसल हैं उसके अंदर कौन सा ब्लड मौजूद है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, इसलिए अब मैं उसको ब्लू से बना रही हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि अब ये जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ये जो ब्लड यहाँ पे मौजूद है, इस ब्लड के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, वो इस टिश्यू फ्लूइड से आई है, और टिश्यू फ्लूइड के अंदर कहाँ से आई है, इस सेल ने डाली है। सही हो गया। तो इस तरीके से अब ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड मेरी यहाँ पे आ जाएगी, सारी से यहाँ पे आ गई, ठीक। और ये भी अभी भी कैपिलरीज कह रहे हैं इनको, अभी भी कैपिलरीज ही हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये वो कैपिलरीज हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सही हो गया। तो अब क्या होगा, आपको पता है कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई बात है। ये स्टूडेंट्स ये देखिए, कैपिलरीज को हमने जब पढ़ा था, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था कि आपने पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा, अच्छे से याद कर लेना है। इन कैपिलरीज ने मिलके वेन्यूज़ बना लेनी है, वेन्यूज़ बनेंगी अब, ठीक है, और वेन्यूज़ ने मिलके वेन बना लेनी है। चले हम वेन्यूज़ बना लेते हैं। ये कैपिलरीज मिलेंगी और मिलके छोटी छोटी मज़ीद अब थोड़ी बड़ी ब्लड वेसल बन जाएंगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी ब्लड वेसल बन गई ये,
इनको वेन्यूल कहते हैं। और फिर वेन्यूल ने मिलके एक बड़ी वेन बना देनी है, तो ये एक बड़ी वेन बन गई। लेकिन है अभी भी इन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके बुक में एक एक यही बात लिखी हुई है, अब बुक में से पढ़ लेते हैं। क्या यही बात मैंने आपको सारी बता दी है? ये देखिए, कैपिलरीज होती हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज। खुद ही देख लें आप, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल्स, उनके बाद कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटी हैं, सिर्फ एक लेयर ऑफ एंडोथीलियम पे तो मुश्तमिल है। द वॉल्स जो होती हैं कैपिलरीज की दीवारें, वो कंपोस्ट होती हैं सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये देखें, एक ही तो लेयर है सेल की, एक ये लेयर और एक ये लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक, ये लेयर इतनी पतली होती है कि कार्बन, वाटर, न्यूट्रेंट्स और ऑक्सीजन के जो भी ब्लड के अंदर वाटर है, जो भी ब्लड के अंदर न्यूट्रेंट्स है, मेरा ग्लूकोज है, मेरे ऑक्सीजन है, वो आराम से यहाँ से चीज़ें आराम से इसको लीव भी कर देती हैं, इसमें से बाहर भी निकल जाती हैं और इसके अंदर भी एंटर हो जाती हैं इन कैपिलरीज में से। इतनी पतली दीवारें हैं। ठीक हो गया? ये चीज़ें आराम से इसको लीव भी कर जाएंगी और इधर से कहाँ पे जाएंगी? टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाएंगी। यहाँ से ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकलेंगे और ये येलो टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे। ये देखें, यहाँ से निकलेंगे और येलो टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे। अब क्या होगा? अब टिश्यू फ्लूइड, अब क्या होगा? वो जो सेल है, उस सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई हुई थी और अदर वेस्ट मटेरियल जो सेल के थे वो भी उस टिश्यू फ्लूइड, प्रेजेंट इन द टिश्यू फ्लूइड, वो सेल ने क्या किया था? वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर डाल दिए थे अपना सब कुछ वेस्ट मटेरियल, उस अपने इर्द गिर्द जो टिश्यू फ्लूइड था येलो वाला, उस टिश्यू फ्लूइड में डाल दिए थे। तो वो जो टिश्यू फ्लूइड में चीज़ें मौजूद थी, वो भी अब क्या होगा? आराम से इन्हीं ब्लड कैन पास थ्रू इट, वो कहता है वो भी इन कैपिलरीज में से आराम से गुजर जाएंगी। और इन कैपिलरीज में से, ये भी कैपिलरीज है, मैंने आपको बताया था ना, इन कैपिलरीज में से आराम से गुजर के इस ब्लड में एंटर हो जाएंगी। जो इस कैपिलरी के अंदर ब्लड मौजूद है उसके अंदर आराम से वो वेस्ट मटेरियल एंटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत पतली दीवारें हैं। सही हो गया? अब वो कहता है कि टिश्यूज़ में क्या होता है? इन्हीं टिश्यूज़ में ही ये कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और कैपिलरीज मिलके छोटी छोटी सी वेन्स बना देंगी, जिनको वेन्यूल्स कहते हैं। वही बात, कैपिलरीज ने आपस में मिलके पहले वेन्यूल बनानी है और फिर वेन्यूल ने आपस में मिलके बड़ी एक वेन बना देनी है, बड़ी बड़ी वेन्स बना देनी है। फिर वेन्यूल्स आपस में मिलेंगी और मिलके वेन बना देंगी। ठीक, अब मेरी वेन बन चुकी है, अब मेरी वेन तैयार है। ठीक, वेन, ये मेरी वेन है, इस वेन के अंदर सारा गंदा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। ठीक हो गया? तो वेन्स क्या हैं? वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ज़्यादातर कौन सा ब्लड होता है? आपके सामने ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, एक्सेप्ट वन। जिस तरह हमने आर्टरीज की बात की थी ना, ऑल आर्टरीज कैरी, सॉरी आर्टरीज नहीं, वेन्स की बात कर रही हूँ, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं ब्लू से लिख रही हूँ। ठीक हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन वेन, एक वेन के अलावा। वो कौन सी एक वेन है? आप मुझे खुद बता दें। पल्मोनरी वेन पढ़ी हुई है हमने, अभी मैं दोबारा समझाती हूँ। देखें, पल्मोनरी वेन है, ये देखिए, ये 4 पल्मोनरी वेन्स थी। ठीक, इन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तभी तो रेड से बनाई हुई हैं। मुझे रेड कलर पकड़ना चाहिए। ये वेन है, हालांकि इनको वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वी से वेन, वी से वापस ये ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लेकर आती हैं, इसलिए इनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, ये हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेके आ रही थी ना, कहाँ से लेके आ रही थी? लंग से लेके आ रही थी। ये बात 1000 करोड़ बार कर चुके हैं हम। ठीक, ये इनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं और ये कहाँ पे आती हैं? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आती हैं। इन्होंने आके अपना ब्लड लेफ़्ट एट्रियम के अंदर डाल देना है। तो वी से वेन, वी से वापस। तो वेन्स क्या करती हैं? वही वो बात कह रहा है, वेन्स के इन्होंने ब्लड लेकर आना होता है, वापस लेकर आना होता है टुवार्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ। वी से वेन, वी से वापस, वाओ से वापस। ठीक, इस तरीके से याद कर लें। वो कहता है अडल्ट के अंदर सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन बहुत थोड़ी। सही हो गया? सही। अब वो कहता है कि वेन्स की जो वॉल होती है उसमें भी वही तीनों लेयर्स होती हैं जो कहाँ पे मौजूद है? आर्टरी की वॉल के अंदर। वो मैंने रेज कर दिया है। जिस तरह मैंने आर्टरी की वॉल बनाई थी ना, वो दोबारा आप बेशक देख लें, बिल्कुल सेम वही वेन की वॉल है। कैसे? सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होगी उसको एंडोथीलियम कहेंगे, ऐसे ही था ना। तो वो कह रहा है जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोथीलियम है। और फिर हमने पढ़ा था मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर में मैंने आपको बताया था ऐसे करके स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक, और स्मूथ मसल्स के अलावा इलास्टिक टिश्यू होता है। ठीक, सही हो गया। लेकिन इनमें जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू है ना, वो कम है। ये फ़र्क है आर्टरी का वेन से। क्या फ़र्क है कि वेन के अंदर ये जो स्मूथ मसल्स मैंने ऐसे करके बनाए थे ना, ये जो स्मूथ मसल्स मैंने बनाए थे और ये जो मैंने ऐसे करके इलास्टिक टिश्यू बनाए थे, वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू कम है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। और
सबसे बाहरी वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी, उसी तरीके से वेन के अंदर भी सबसे बाहरी वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। अब वो कहते हैं कि मिडल लेयर क्या होती है, स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक टिश्यू की है, ठीक हो गया। और सबसे बाहरी वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। यही 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी आर्टरीज में, बिल्कुल यही सेम। फ़र्क फिर क्या है, फ़र्क ये है कि वेन के अंदर जो मिडल लेयर होती है, वही बात, ये वाली मिडल लेयर थी ना, ये वाली मिडल लेयर जिसके अंदर स्मूथ मसल्स होने थे और इलास्टिक टिश्यू होने थे, वो पतली है, इस कंपैरेटिवली थिन, वो पतली है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज की निस्बत। सही हो गया, ये इंपॉर्टेंट फ़र्क है। एक फ़र्क क्यों, क्योंकि उस ये जो दरमियान वाली लेयर है ना, इस लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की तादाद कम है, इसलिए दरमियान वाली लेयर पतली है। सही हो गया। इट हैज़, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स इलास्टिक टिश्यू की तादाद कम है। और एक ये बात खुद ही सोचें आप, एक और दूसरी बात कि जो ल्यूमन है ना वेन का, वो ब्रॉडर है देन दैट ऑफ आर्टरीज की निस्बत। मतलब ल्यूमन अंदर वाली खाली जगह, वो मैंने आपको बताया था ल्यूमन होती है। मतलब अगर आर्टरी का ल्यूमन इतना सा है ना, इतना, तो वेन का ल्यूमन बहुत ज़्यादा है, ब्रॉडर है, ज़्यादा है, ठीक हो गया। वेन के अंदर ज़्यादा खाली जगह है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 फ़र्क आपने याद रखने हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर। क्या 3 फ़र्क हैं, ये आर्टरी अगर मैं कह दूँ, ये वेन कह दूँ, ठीक। एक तो तीनों की लेयर सेम है, ठीक। बस वेन के अंदर क्या है, जो दरमियान वाली लेयर होती है, उस दरमियान वाली लेयर के अंदर, दरमियान वाली लेयर जो है मिडल लेयर, वो थिन है, पतली है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। एक ये फ़र्क है। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि मिडल लेयर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई थी, मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी हुई थी, और इसके अंदर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू कम है, इसलिए दरमियान वाली लेयर पतली है। ये एक फ़र्क हो गया, एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि जो वेन है ना, उसका ल्यूमन ब्रॉडर है, ठीक। वेन का जो ल्यूमन है ना, वो क्या है, इस ब्रॉडर, वो ब्रॉडर है, तो इसका ल्यूमन नैरोर होगा। तो इधर आपने लिख लेना है, जो ल्यूमन है ना आर्टरीज का, दैट इज़ नैरो, मतलब वो तंग है इसकी निस्बत। सही हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फ़र्क, वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं। वेन, वी से वेन, वी से वेल्व, इस तरह याद कर ले। वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वेल्व्स होते हैं, इनके अंदर वेल्व मौजूद है, और यहाँ पे कोई वेल्व नहीं होते। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, इनके अंदर वेल्व क्यों होते हैं। वेल्व क्या हैं, वही वेल्व जो हार्ट के अंदर मौजूद है, दरवाजे हैं छोटे छोटे से। अब ये क्यों मौजूद होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जी स्टूडेंट्स। ये आपका ना अगला टॉपिक है, हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इधर मैं आपको हल्का सा समझाऊंगी। ये देखें, ये आपकी ना ब्लू वाली सारी वेन्स हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं, ब्लू वाली सारी वेन्स होती हैं। ब्लू वेन इसलिए ब्लू होती हैं क्योंकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, इसलिए हम उनको ब्लू से हमेशा शो करते हैं। तो ये सारी ब्लू वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स हैं ये वाली। तो मान लो मैं इस वेन की बात कर लेती हूँ, ठीक है, मुझे मोटी नज़र आ रही है, ठीक। या मान लो मैं इस वेन की बात कर लेती हूँ, ये भी एक मोटी वेन नज़र आ रही है। ये जो वेन है ना, वेन ने क्या काम करना होता है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना है, हार्ट की तरफ लेके आना है। तो मुझे खुद ही बताएं, अगर ये हार्ट है ऐसे करके, ठीक, तो ये वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है, ऐसे लेके आ रही है ना, ऊपर की तरफ ब्लड आ रहा है ऐसे करके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा ब्लड है, उसको साफ़ करना है, तो उसको हार्ट की तरफ लेके आना है, तो इस तरह करके। अब खुद ही सोचे, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, पता है ना आपको, कोई भी चीज़ आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, बॉल ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे क्यों वापस आ जाती है, क्योंकि ज़मीन की फोर्स होती है, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। फिजिक्स में डिटेल में आपने पढ़ा होगा। तो इधर भी तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, तो वो ग्रेविटी इस खून को नीचे की तरफ खींचेगी। भाई तुम नीचे आओ, नीचे आओ। कोई भी चीज़ ऊपर कैसे जा सकती है भाई, कभी आपने देखा कि कोई भी चीज़ ऐसी ऊपर की तरफ जा रही हो, नहीं। तो ये ग्रेविटी की फोर्स शदीद एक्ट करेगी। वेन्स चाह रही हैं कि ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ग्रेविटी कहेगी नहीं नहीं तुम ब्लड नीचे की तरफ आओ, ब्लड को नीचे की तरफ खींचेगी। ब्लड को तो नीचे नहीं आना चाहिए, ब्लड को तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो गंदा खून है, इसको तो हार्ट की तरफ भेजना है, ताकि हार्ट लंग्स की तरफ भेजे और ये खून साफ़ हो। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इन वेन्स के रास्ते में छोटे छोटे दरवाजे रख दिए। मान लो ये मैं दरवाज़ा बना देती हूँ आपका इस कलर से, ये ठीक, ये वेल्व्स हैं। जब ये वेल्व्स होते हैं, ये वन वे दरवाजे होते हैं, मतलब जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे जाएगा ना, तो ये दरवाज़ा खुला रहेगा, कहेगा ठीक है ब्लड चले जाओ। लेकिन जब ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है, तो ये दरवाज़ा फ़ौरन बंद हो जाएगा। जब ये फ़ौरन बंद हो जाएगा, अब ब्लड वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए वेन्स के रास्ते में अल्लाह ताला ने वेल्व्स रखे हुए हैं। क्यों, प्रिवेंट करने के लिए बैक फ्लो ऑफ ब्लड वापस ना आ जाए, क्योंकि ब्लड वापस आने की कोशिश करता है। क्यों आने की कोशिश करता है, ग्रेविटी खींचती है उस ब्लड को नीचे की तरफ, ठीक हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके रास्ते में वेल्व रखे हुए हैं। आर्टरीज़ को वेल्व्स की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज़ ने क्या करना है, ब्लड लेके ग्रेविटी की डायरेक्शन में आना है। ये देखें आर्टरी है ना, ये इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये नीचे नीचे लेके आ रही है सारे सेल्स को देने के लिए, ठीक है। तो ये खुद ही नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ खींचती है, तो इसको तो वेल्व की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सीन ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वेन्स के अंदर वेल्व्स रखे हुए हैं। ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। पीछे आपके दिया हुआ है, ये
ये देखें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट याद रहेगा, एक एक पॉइंट भी नहीं भूलेगा। ठीक हो गया, अगला इंशाल्लाह ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक हो गया, बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया, चैप्टर थोड़ा सा लंबा था। अल्लाह हाफ़िज़।